हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू चारुमोगा इंस्पायर्स। आज का ये वीडियो एनालिटिकल पैराग्राफ फॉर क्लास 10th के लिए है। जैसे कि ये एक राइटिंग स्किल का सेक्शन है और बहुत सारे बच्चों को एनालिटिकल पैराग्राफ को लिखने में बहुत प्रॉब्लम्स आती हैं, क्योंकि उनको ना ही टेंसेस क्लियर होते हैं कि कौन से टेंसेस लिखने हैं, और ना ही ये क्लियर होता है कि कौन से वर्ड्स यूज करने हैं, कंपैरिजन कैसे करना है। तो वो ये 5 मार्क्स का क्वेश्चन छोड़ आते हैं या ऐसे ही गलत वे से अटेम्प्ट कराते हैं। तो आज की क्लास अगर आप शुरू से एंड तक प्रॉपरली अटेंड करेंगे तो आपको क्लियर हो जाएगा कि हमने एग्जाम में एनालिटिकल पैराग्राफ को कैसे लिखना है। तो बने रहिए चारुमोगा इंस्पायर्स के साथ, और प्लीज लाइक, शेयर, कमेंट एंड सब्सक्राइब टू चारुमोगा इंस्पायर्स। मैक्सिमम स्टूडेंट्स जो क्लास 10th बोर्ड के लिए अपेयर हो रहे हैं उनके साथ ही वीडियो शेयर करें ताकि उनके भी डाउट्स क्लियर हों, क्योंकि ये जो वीडियो है बोर्ड की अप्रोच को देखते हुए आपके लिए बनाया गया है कि बोर्ड आपको मार्क्स किन पॉइंट्स के ऊपर देगा। बोर्ड की इवैल्यूएशन फाइनली आपके कौन कौन से वर्ड्स के ऊपर होंगी, वो सब कुछ इस वीडियो में हाईलाइटेड है। चलिए अब करते हैं व्हाट इज एनालिटिकल पैराग्राफ। An analytical paragraph is a structured piece of writing that presents factual information, data, or analysis in a logical and concise manner. It focuses on interpreting given data such as charts, graphs, tables, or images and drawing conclusions from it. Analytical paragraph का मतलब क्या होता है? कोई फैक्ट्स को बताना, कोई डेटा को बताना, चार्ट को बताना, ग्राफ को बताना, टेबल्स को बताना। जैसे कि आप बार ग्राफ करते हैं अपने ग्राफ्स में, जब आप क्लास 9th 10th के लिए अपेयर होते हैं वहां ग्राफ बनाते हैं। कॉमर्स के स्टूडेंट्स इकोनॉमिक्स में ग्राफ बनाते हैं। आप बना तो देते हैं लेकिन उसको एक्सप्लेन करना है कि ये ग्राफ क्या पोर्ट्रे कर रहा है, क्या डिपिक्ट कर रहा है। दैट इज द पर्पस ऑफ एन एनालिटिकल पैराग्राफ। देखिए बच्चे, जब आपने क्लास 12 के बाद आइल्स करना है या पीटीई करना है तो वहां पे भी ये क्वेश्चन एनालिटिकल पैराग्राफ का आता है। एक प्रॉपर क्वेश्चन है। अभी अगर आप क्लास 10th में इसको अच्छे से समझ लेंगे देन इट वोंट बी डिफिकल्ट फॉर यू। और सिर्फ यही नहीं, कल को आपने यूनिवर्सिटीज में जाना है आफ्टर क्लास 12, या कल आपको आप ज्वाइन करते हैं, कोई एमएनसी ज्वाइन कर लेते हैं, आप अपना बिजनेस रन करते हैं, आप एंटरप्रेन्योर बनते हैं। तो जब भी आप पुराने टाइम के रिकॉर्ड्स निकालते हैं, उसको प्रेजेंट टाइम के साथ आप जब उसको कंपेयर करते हैं, कंपैरिजन करते हैं, एक प्रेजेंटेशन देते हैं अपने ओनर्स को, तो दैट इज व्हाट आर यू गिविंग देन। वो एनालिटिकल ही तो है। आप वो लॉजिक्स को तो बता रहे हैं। आज के टाइम में एक मैं छोटी सी एग्जांपल आपको बताती हूँ। आप लोग सब आईपीएल वॉच करते हैं। आईपीएल में हर साल ऑक्शन होती है, तो वो ऑक्शन को ऐसे ही नहीं किया जाता है। हर साल एनालिटिक्स उनके सामने रखे जाते क्रिकेटर्स के, उनको एनालाइज किया जाता है कि जब ये क्रिकेटर ने किस ईयर में ज्वाइन किया और इसके क्या क्या स्कोर रही है, इसने कितना इंप्रूवमेंट किया, और आगे आने वाले टाइम में क्या एक्सपेक्ट करते हैं इससे। तो दैट इज अगेन एनालिसिस। ये एक मेजर पार्ट है आज की एजुकेशन का, आज की करिकुलम का। इसको ध्यान से समझें बिकॉज दिस इज समथिंग यू आर गोइंग टू लर्न फॉर द लॉन्ग रन। तो चलिए करते हैं व्हाट आर द फीचर्स ऑफ एन एनालिटिकल पैराग्राफ। एनालिटिकल पैराग्राफ के फीचर्स क्या होते हैं? ये क्या डिस्क्राइब करता है? ये डिस्क्राइब करता है एक चार्ट को, टेबल को, डेटा को, ग्राफ को, या कोई क्यूज को। जैसे कि मैंने आपको बताया, आप मैथ्स में ग्राफ बनाते हैं, बार ग्राफ बनाते हैं, पाई चार्ट बनाते हैं, कुछ टेबल गिवन होता है, डेटा गिवन होता है, ये उसको डिस्क्राइब करता है। और ये ब्रीफ होता है, कॉम्प्रिहेंसिव होता है, इसमें कंप्लीट इंफॉर्मेशन होती है ऑफ द सेम टाइम। फिर ये फैक्ट्स को बताता है विच आर गिवन इन द चार्ट। वहां पे लिखा होता है आपको चार्ट की बार ग्राफ आ रहा है, लाइन चार्ट आ रहा है, तो ये आपको इमेज बनी होती है, ईयर्स डिपिक्टेड होते हैं और स्टेटमेंट गिवन होती है। तो उसको आपने समझ के अपनी लैंग्वेज में लिखना होता है। दैट इज द पर्पस ऑफ एनालिटिकल पैराग्राफ। बोर्ड में ये कैसे आएगा मैं आगे आपको सारा बताऊंगी इस वीडियो में, कि बोर्ड में आपको स्टेटमेंट कैसे आएगी। आपने
कौन से वर्ड्स यूज करने हैं, कैसे लिखना है, सब कुछ इस वीडियो में एक्सप्लेन है। इट शुड मेंशन फिगर्स एंड क्वांटिटीज अप्रोप्रिएटली। इसकी लैंग्वेज एक सबसे पहले एक्यूरेट मींस ठीक होने चाहिए। इसमें फिगर्स जो जो आपको डेटा में गिवन है वो ही लिखने हैं, आप अपनी तरफ से कोई भी डेटा का लाइन नहीं लिख सकते। और मोर ओवर क्वांटिटीज को भी प्रॉपरली एक्सप्लेन करें। एंड देन इट इज अप्रोप्रिएट टू यूज द सेम टेंस थ्रू आउट द एनालिटिकल पैराग्राफ। अब प्रॉब्लम बच्चों को ये आती है कि मैम टेंस कौन सा यूज करना है। तो बच्चे एनालिटिकल पैराग्राफ में सेम टेंस चलता है राइट फ्रॉम द बिगनिंग टिल द एंड। दैट इज जो भी हम देखेंगे प्रेजेंट टेंस। ओके, जैसे कि अगर हम बता रहे हैं कि पास्ट में ही हुआ तो हम पास्ट की बात करेंगे, लेकिन जब हम बात करें आज का क्या हो रहा है तो दैट इज द प्रेजेंट टेंस वी हैव टू यूज। तो यहाँ पे कोई भी आपने पर्सनल ऑब्जर्वेशन नहीं देना है, कहीं पे भी फर्स्ट पर्सन प्रोनाउन यूज नहीं करना, और आपने पैसिव फॉर्म ऑफ द वर्ब को यूज करना है। पैसिव फॉर्म मतलब कि बाय, जहां पे भी वर्ब की थर्ड फॉर्म लग जाए प्लस बाय लग जाए तो दैट इज कॉल्ड एज द पैसिव फॉर्म। अब हम चलते हैं नेक्स्ट स्लाइड की तरफ। चलिए अब चलते हैं फॉर्मेट ऑफ एन एनालिटिकल पैराग्राफ। फॉर्मेट करने के लिए सबसे पहले आपको तीन चीजों का ध्यान रखना है। पहले आती है इंट्रोडक्शन, फिर आती है बॉडी ऑफ द पैराग्राफ, एंड देन आता है कंक्लूजन। ये सिर्फ 3 पॉइंट्स आएंगे। आपने एक ही पैराग्राफ लिखना है, 3 पैराग्राफ नहीं बताने, ये चीज का आप ध्यान रखें। बच्चे एनालिटिकल पैराग्राफ में यही बोर्ड में गलतियां करके आते हैं। दे राइट डाउन द 3 पैराग्राफ्स। बच्चे ये पैराग्राफ है, you will write all these 3 points in one paragraph. Remember this thing. आप सब ये तीनों पॉइंट्स को एक ही पैराग्राफ में लिखेंगे। सबसे पहले आप क्या लिखेंगे, इंट्रोडक्शन। इंट्रोडक्शन में आपने टॉपिक को इंट्रोड्यूस करवाना है, आपको डेटा प्रोवाइडेड है उसके बारे में बताना है, आपने ये सोर्स बताना है कहां से आपको ये मिला, फिर एक ओवरव्यू देना है उसको ऑब्जर्व करके कि ये क्या बताता है ओवरऑल, क्या हाई जा रहा है, क्या लो जा रहा है, या ओवरऑल ये क्या बता रहा है। बॉडी में आपने आगे क्या बताना है, फिर आपने डेटा को प्रॉपर्ली एक्सप्लेन करना है, आपने कंपैरिजन बताना है कि कौन सी चीज, कौन से ट्रेंड्स बहुत ज्यादा इंक्रीज हुए या डिक्रीज हुए। कुछ फैक्ट्स या एविडेंस बताने हैं उसको एनालाइज करने के लिए, फिर डिफरेंट कंपैरिजन करना है अगर रिक्वायर्ड है, फिर लास्ट में आपने कंक्लूड करना है। और आप याद रखें कि जो कंक्लूजन होता है वो क्या करता है, वो समराइज करता है की साइट्स को, वो प्रोवाइड करता है एक लॉजिकल कंक्लूजन जो एनालिसिस के ऊपर बेस्ड है, और अपना कोई भी पर्सनल ओपिनियन ना दें। बच्चे लास्ट में, बहुत सारे बच्चे मिस्टेक करते हैं, लास्ट में वो लिखते हैं आई वुड लाइक टू से दैट। नहीं, आपने फर्स्ट पर्सन प्रोनाउन यहाँ की यानी कि आई को इंक्लूड नहीं करना है। ये मैं दोबारा से आपको बता रही हूँ, कंक्लूजन का पॉइंट मैं फिर से आपको यहाँ एक्सप्लेन कर रही हूँ कि कंक्लूजन में आपने कोई भी अपना पर्सनल ओपिनियन नहीं देना है, आई को कहीं यूज नहीं करना है। तो चलिए फिर से एक बारी करते हैं, की पॉइंट्स कौन से दिमाग में रखें। जो डेटा प्रोवाइडेड है हमने सिर्फ उसकी बात करनी है, कोई पर्सनल ओपिनियन नहीं देना है। फिर लिंकिंग वर्ड्स को ध्यान में रखना है। लिंकिंग वर्ड्स क्या होते हैं बेटा, जो आप लोग छोटी क्लासेस में होते थे तो आप लोगों ने कंजंक्शंस की थी, तो कंजंक्शंस के कुछ वर्ड्स को आपने अपने माइंड में रखना है, जैसे कि हाउ एवर, मोर एवर। वाई, क्योंकि आप लोग बार बार ये नहीं लिख सकते दिस डेटा दिस चार्ट, दिस डेटा दिस चार्ट। सेंटेंस को जो बच्चे इन्हीं वर्ड से स्टार्ट करते हैं वही गलतियां करते हैं। आप लोग डिफरेंट लिंकर्स को ध्यान में रखें, कंजंक्शंस को ध्यान में रखें जब भी एनालिटिकल पैराग्राफ लिख रहे हैं। आपके पास क्लैरिटी होनी चाहिए। कोहेरेंस मतलब जब हम कोई सेंटेंस बनाते हैं, ये आपको लिटरेचर में भी हेल्प करेगा। जब भी कोई सेंटेंस बनाते हैं तो वहां पे सिर्फ करेक्टर का नाम बार बार ना लिखे, या ही शी मत लिखते जाए बार बार, उसके साथ लिख सकते हैं मोर ओवर, हाउ एवर, बिसाइड्स दैट, ऑल्दो, येट, दो। ओके, ये ऑन द कॉन्ट्रेरी, ऑन द अदर हैंड, ये जब वर्ड्स यूज करके आप जब सेंटेंस स्टार्ट करते हैं तो ये आपकी कोहेरेंस बनाता है। आपने एनालिटिकल पैराग्राफ कौन से पर्सन में लिखना है, इट इज ऑलवेज रिटन इन द थर्ड पर्सन। और वर्ड लिमिट कितनी है,
100 to 120 as per given by CBSE। चलिए अब चलते हैं हम मेन लैंग्वेज की तरफ, जहां बच्चों को मुश्किल आती है कि हमने लिखना कैसे है। डेटा सामने है, स्टेटमेंट गिवन है, अब हम कैसे स्टार्ट करें, आगे क्या लिखें। तो इस वीडियो में सब कुछ आपको मैंने एक एक वर्ड की एक्सप्लेनेशन दी है। यहां पे आप ध्यान रखें, आपने इंट्रोडक्शन यूज करना है इन फ्रेजेस के साथ में। जब भी कोई चार्ट आता तो लिखे द चार्ट गिवन अबव डिस्क्राइब्स। ठीक है, आगे क्या डिस्क्राइब करेगा वो आपने बताना है, जो स्टेटमेंट में गिवन है उसी लाइन को पिकअप करके आगे लिख देना है। ठीक है, नेक्स्ट टेबल बता रहा है कुछ तो लिखिए द टेबल सजेस्ट। अगर लाइन ग्राफ है तो बताइए द लाइन ग्राफ शोज। अगर डेटा कोई गिवन है तो लिखिए द डेटा गिवन प्रोवाइड्स इंफॉर्मेशन अबाउट। और पाई चार्ट है तो लिखिए द पाई चार्ट इलस्ट्रेट्स। आप किसी के साथ भी ये लगा सकते द चार्ट इलस्ट्रेट्स, इलस्ट्रेट वर्ड को लर्न कर लें, वही अगर आप लिख लें सब में। अगर हर वर्ड आपको मेमोरी में नहीं आप रिकॉल कर सकते उस टाइम पे क्योंकि घबराहट होती है एग्जाम्स के टाइम में, तो यू कैन यूज एनी वर्ड। इलस्ट्रेट्स लिख दे हर जगह, द टेबल इलस्ट्रेट्स, द डेटा गिवन इलस्ट्रेट्स, द चार्ट इलस्ट्रेट्स। ये वर्ड इलस्ट्रेट्स को लर्न कर ले तो ये आपकी वोकैबुलरी का एक अच्छा पार्ट बन जाएगा और एग्जामिनर भी एक अच्छा इंप्रेशन डालेगा। अब चलते हैं, जब कोई डेटा को आप एनालाइज कर रहे हैं, ध्यान से देख रहे हैं, तो वहां पे आपको लग रहा है कि कुछ ट्रेंड्स चल रहे हैं। मतलब जब वर्ड्स आप देख रहे हैं एकदम से जो बार ग्राफ है या लाइन ग्राफ है वो हाई इंक्रीज की तरफ जा रहा है, तो इंक्रीज वर्ड हम हर जगह यूज नहीं कर सकते। अगर आपने एनालिटिकल पैराग्राफ में अगर एक बार वर्ड इंक्रीज यूज कर लिया, so you cannot use the word increase again and again. You have to use the synonyms for increase. कौन कौन से हुए? rise, surge, escalate, grow या expand। ये 5 वर्ड आप लर्न कर लें। इनमें से पांचों में से अलग अलग इंक्रीज अगर जा रहा है डेटा राइट फ्रॉम बिगनिंग टिल द एंड, इन पांचों वर्ड्स को अलग अलग कंटेक्स्ट में यूज करें। ठीक है, इसका मतलब इंक्रीज ही होता है, लेकिन आपने इंक्रीज बार बार यूज नहीं करना। राइटिंग स्किल का एक मंत्रा ये होता है कि वंस इफ यू हैव यूज्ड वन वर्ड यू कैन नॉट यूज इट ट्वाइस और थ्राइस। अब चलते हैं डिक्रीज की तरफ। कोई चीज कम हो रही है, रिड्यूस हो रही है, डिक्रीज हो रही है, तो उसके लिए हम कौन से वर्ड करेंगे यूज? डिक्लाइन, ड्रॉप, फॉल, श्रिंक, प्लूमेट। ओके, यू कैन इवन से रिड्यूस, रिड्यूस भी आप यूज कर सकते हैं। आगे चलते हैं स्टेबिलिटी की तरफ। स्टेबिलिटी का मतलब है जब ना चीज बढ़ रही है ना कम हो रही है, एक ही लेवल पर है, तो हम क्या ये वर्ड्स यूज करेंगे? रिमेन कांस्टेंट, स्टेडी, अनचेंज, प्लेट्यू। ये डिफरेंट वर्ड्स हैं जो स्टेबिलिटी को सिग्निफाई करते हैं। अब हम चलते हैं फ्लक्चुएशन की तरफ। फ्लक्चुएशन होते जब हम देखते हैं एक साल 2010 में एकदम राइज गया, 2011 में एकदम डाउन आ गया, फिर 12 में फिर राइज गया, फिर हाई गया, फिर लो गया 2014 में। तो ये हाई लो जा रहा है, तो इसको बोलते हैं फ्लक्चुएशन। जब चीजें एकदम से कभी राइज हो रही कभी डिक्लाइन हो रही हैं, तो इसके लिए फ्लक्चुएशन के लिए हम वर्ड क्या यूज करेंगे? वेरिएशन, इनकंसिस्टेंसी, वेवरिंग, इरेगुलर, ये इसके सिनोनियम है। अब चलते हैं हम कंपैरिजन की तरफ। कंपैरिजन वर्ड बहुत बार यूज होता है। हर बारी यही नहीं लिखेंगे इन कंपैरिजन टू, आप लिखेंगे हायर दैन, लोअर दैन, इक्वल टू या सिमिलर टू। ये सिर्फ मैंने 4 या 5 वर्ड्स लिए हैं हर एक वर्ड को लेके, ताकि आपको याद रहे, और बहुत सिंपल वर्ड्स लिए हैं ताकि आपको भूले ना कि इतना डिफिकल्ट वर्ड था तो मुझे याद नहीं मैम ने क्या कराया था। अब चलते हैं फॉर एक्सप्लेनिंग डेटा। जब हम डेटा को एक्सप्लेन कर रहे हैं तो हम कैसे लिखेंगे? इंडिकेट्स, दिस डेटा इंडिकेट्स, दिस डेटा रिप्रेजेंट्स, डिपिक्ट्स, शोज या इलस्ट्रेट्स, जैसे मैंने आपको भी शुरू में बताया था। आप हाइलाइट्स भी लिख सकते हैं, डेमोन्स्ट्रेट्स भी लिख सकते हैं, रिवील्स, सजेस्ट या प्रूव्स भी लिख सकते हैं। ठीक है, और द डेटा सजेस्ट, द ग्रेट ग्राफ इंप्लाइज या टेबल इंडिकेट्स ये भी लिख सकते हैं। तो जब आप ये वर्ड्स लिखते हैं तो आपकी लैंग्वेज बहुत अच्छी हो जाती है। अब हम चलते हैं कि हमने जब इसको खत्म करना है, कंक्लूड करना है एनालिटिकल पैराग्राफ को, तो कौन सी लैंग्वेज यूज करनी है? तो देखिए, इन कंक्लूजन, ओवरऑल, टू समराइज, टू कंक्लूड, हेंस, देयरफॉर, दस, कॉन्सिक्वेंटली,
ये सारे वर्ड्स आपने कंक्लूजन में से कोई भी एक वर्ड यूज कर सकते हैं, जरूरी नहीं आपने इन कंक्लूजन ही लिखना है। लेकिन एक बात याद रखें बेटा, जब आप एंडिंग कर रहे हैं, टू कंक्लूड लिख रहे हैं या तो समराइज लिख रहे हैं, हेंस लिख रहे हैं, कॉन्सिक्वेंटली लिख रहे हैं, तो आपने उसके बाद कॉमा जरूर लगवाना है, क्योंकि आपको पंक्चुएशन के मार्क्स एग्जाम में मिलते हैं। कॉमा, फुल स्टॉप, कैपिटल लेटर्स, these are very important part of your grammatical things, तो कोई भी ग्रामेटिकल एरर मत करें एग्जाम में। फिर हम बताएंगे द डेटा क्लियरली शोज, द एनालिसिस सजेस्ट, इट इज एविडेंट दैट। ये जो फ्रेजेस हैं आप सेंटेंसेस के बीच में यूज कर सकते हैं, जब आपकी जब आप डेटा को डिस्क्राइब कर रहे हैं। जब लिख रहे हैं फॉर डिस्क्राइबिंग क्वांटिटीज तो यूज करें वेरियस स्टाइल्स लाइक 48% या 1/3 ऑफ, नियरली 1/4 ऑफ। जब आप 1/3 लिखते हैं या 1/4 लिखते हैं तो देखिए उसमें हाइफन आता है, हमेशा हाइफन डालें। 1/3, 1/4 जो भी आपने उसका मेजरमेंट देखा। ऑलमोस्ट 80%, मेजॉरिटी, एन एवरेज, ट्वाइस एज मच, ऑलमोस्ट इक्वल, द हाईएस्ट, द लोएस्ट, वेरी क्लोज टू, 2%, रफली, अप्रोक्सीमेटली 5% ऑफ, जस्ट अंडर 3%, एटसेट्रा। आपने ये पैराग्राफ को जब आप लोग डेटा गिवन है, चार्ट गिवन है, इनको एनालाइज करना अच्छे से। तो आपने ये नहीं करना कि बस आप सिंपल लैंग्वेज में बता रहे हैं, आपने ये वर्ड्स यूज करने ही करने हैं। अगर आप कंपैरिजन को ये वर्ड्स यूज नहीं करके ऐसे सिंपल लैंग्वेज में बताएंगे तो देखिए आपके नंबर कटेंगे। आप एनालिटिकल पैराग्राफ का मतलब है बच्चे ने प्रॉपर्ली उस चीज को कंपेयर करके लिखा है, रफली, अप्रोक्सीमेटली। कहीं कुछ समझ नहीं आ रहा तो कि क्या कितना हाई गया कितना लो गया, तो आप अप्रोक्सीमेटली वर्ड यूज कर लें, ठीक है। फिर आगे हम देखते हैं कि जब हम एक रिलेशनशिप एस्टैब्लिश कर रहे हैं कंपैरिजन का, तो हम कैसे वर्ड्स यूज करेंगे, लाइक बिटवीन, सिमिलरली, इन कंट्रास्ट विद, इन कंपैरिजन टू, but in the opposite case, however, whereas, when it comes to, as opposed to, while, striking difference, noticeable difference, etc. ये वर्ड्स कब यूज करें, जैसे मैंने आपको बताया था बेटा, आपने कंजंक्शंस किए थे पहले, तो ये लिंकर्स ही हैं। ये वर्ड्स को आपने सेंटेंस के बिगनिंग में या इन बिटवीन ऑफ द सेंटेंस यूज करना है, और जब आप ये यूज करेंगे तो तभी आपका एनालिटिकल पैराग्राफ क्लियर होगा और आपके मार्क्स अच्छे आएंगे। अब देखिए, जैसे मैं आपको एक एग्जांपल बताती हूँ, क्योंकि काफी सारे बच्चों के दिमाग में यही होगा कि मैम ये वर्ड्स तो आपने बता दिए लेकिन फिर भी हम नहीं लिख पा रहे, अब बताएं कैसे करें। तो देखिए, एक मैं आपके लिए कुछ दो एग्जाम्पल्स लेकर आई हूँ, इसको ध्यान से समझें, आपको समझ आ जाएगा। सबसे पहले आपको, जैसे ये इमेज गिवन है, आपको एग्जाम में ये इमेज आएगी, ठीक है। आपने इस इमेज को ध्यान से पढ़ना है। यहाँ पे हम देख रहे हैं 0 से लेके 50 तक परसेंटेज ऑफ यूजर्स मेंशन है, और हेडिंग गिवन क्या है, हम क्या ये पैराग्राफ में क्या पढ़ रहे हैं, सोशल मीडिया यूसेज अमंग टीनेजर्स, के आजकल के जो टीनेजर्स हैं कितना सोशल मीडिया को यूसेज कर रहे हैं, कौन कौन सी सोशल साइट्स पे जा रहे हैं। सबसे ज्यादा 40% हम देख रहे हैं कि जो सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स है कौन कौन से, पहले यहाँ पे गिवन है, ध्यान रखें। सबसे पहले आ रहा है इंस्टाग्राम, फिर आ रहा है यूट्यूब, थर्ड आ रहा है व्हाट्सएप, और फोर्थ आ रहा है ट्विटर। हम देखते हैं ये चार जो सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म है, सबसे ज्यादा यूसेज किसकी है, इंस्टाग्राम की, कितनी है, 40%। फिर आता है यूट्यूब, कितने परसेंट लोग यूज कर रहे हैं, 35%। फिर आता है व्हाट्सएप, कितने परसेंट लोग यूज कर रहे हैं, 15%। एंड लास्ट आता है ट्विटर, कितने परसेंट बच्चे यूज कर रहे हैं, 10%। तो ये हम देखते हैं हमारे यंगस्टर्स, टीनेजर्स आजकल ये सोशल मीडिया यूज करें। फिर से ध्यान रखें, क्योंकि मुझे अब नेक्स्ट पे मूव करना है। 40% इंस्टाग्राम पे है, 35% यूट्यूब पे है। अब 35% आपने कैसे देखा, देखिए 30 और 40 के बीच का जो डेटा बता रहा है, आपको लाइन दिखा रही है, ग्राफ दिखा रहा है, वो है 35%। फिर 10 to 20 के बीच का जो ग्राफ दिखा रहा है वो कितना है, 15%। और 10% ट्विटर को हम इजिली देख सकते हैं क्योंकि इट्स ऑलरेडी मेंशन। अब आपने इसको एक्सप्लेन करना है, ठीक है। तो आपको कैसे आपने बताना है, आपको एग्जाम में क्वेश्चन आएगा, अ पैराग्राफ शोइंग द यूसेज ऑफ सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म अमंग टीनेजर्स, इंस्टाग्राम 40%, यूट्यूब 35%,
व्हाट्सएप 15%, ट्विटर 10%। अब इसको एक्सप्लेन करें तो देखिए जितने ये वर्ड्स मैंने आपको पीछे कराए ये सारे मैंने यहाँ हाईलाइट किए हैं आपको बताने के लिए कि आपने ये कैसे यूज करने हैं। द गिवन पैराग्राफ इलास्ट्रेट्स, देखा ओपनिंग हो गई ना, क्या बता रहे हैं, द पॉपुलैरिटी ऑफ डिफरेंट सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म अमंग टीनेजर्स, कि कितना पॉपुलर है। आपको ये लाइन आप स्टेटमेंट से उठा सकते हैं कि सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म टीनेजर्स के बीच में कितने ज्यादा पॉपुलर हो चुके हैं। इन सबसे ज्यादा कौन सा है, इंस्टाग्राम। तो हम स्टार्ट कहां से करेंगे, इंस्टाग्राम इज द मोस्ट वाइडली, द मोस्ट वाइडली क्या आ गया यहाँ पे बेटा, ये आ गया आपका एक फर्स्ट वर्ड इंक्रीज की तरफ बता रहा है। मोस्ट वाइडली यूज प्लेटफॉर्म विथ 40% ऑफ टीनेजर्स यूजिंग इट, दिस इज क्लोजली फॉलोड बाय यूट्यूब एट 35%। अब उसके पास पास 40 के पास कौन हो गया, 35%, और वर्ड क्या यूज किया हमने, क्लोजली फॉलोड बाय, indicating its strong presence in the digital space. WhatsApp primarily used for messaging accounts for 15% of teenage users. अब WhatsApp कौन सा प्राइमरी मीन्स मेन, टीनेज कौन सा, 15% टीनेजर्स मैसेजेस के लिए WhatsApp यूज करते हैं। मीनवाइल अब ये हो गया आपका लिंकर, हमने ये नहीं लिखा, ट्विटर से नहीं शुरू किया, हमने यूज किया पहले लिंकर, मीनवाइल के बाद डाला कॉमा। ट्विटर रिमेन्स द लीस्ट प्रेफर्ड, कम को क्या बोला, द लीस्ट प्रेफर्ड प्लेटफॉर्म विथ ओनली 10% यूसेज, फुल स्टॉप। द डेटा सजेस्ट, जो मैं आपको बोल रही थी आपने ये फ्रेजेस उठाने, अब यहां देखिए, द डेटा सजेस्ट दैट विजुअल एंड वीडियो बेस्ड कंटेंट इज मोर अपीलिंग टू टीनेजर्स दैन टेक्स्ट बेस्ड प्लेटफॉर्म। अब ये आपने इवैल्यूएट करके क्या देखा इसको, कि ये डेटा से हमें ये पता लग रहा है कि बच्चे आजकल के वीडियो बेस्ड कंटेंट को ज्यादा पसंद करते हैं, वो ज्यादा अपीलिंग है टीनेजर्स को। तो ये लिख रहा है, द डेटा सजेस्ट दैट विजुअल एंड वीडियो बेस्ड कंटेंट इज मोर अपीलिंग टू टीनेजर्स देन टेक्स्ट बेस्ड प्लेटफॉर्म। ये आपने इवैल्यूएट खुद से करना है, ये वहां नहीं मेंशन होगा, बट आपने उसको देख के, डेटा को देख के क्या समझा, दिस इज व्हाट यू नीड टू टेल। अब चलते हैं कंक्लूजन की तरफ, कैसे स्टार्ट किया, अभी फ्रेज बताया, इन कंक्लूजन कॉमा, कॉमा जरूर लगाएं जैसे मैंने अभी आपको बताया। इंस्टाग्राम एंड यूट्यूब dominate social media usage among teenagers, comma, while WhatsApp and Twitter have relatively lower engagement. That's it. हमने ये देखा कि इंस्टाग्राम और यूट्यूब डोमिनेट कर रहे हैं सोशल मीडिया को, बहुत ज्यादा चल रहे हैं, वेराज जो बच्चे हैं टीनेजर्स हैं व्हाट्सएप और ट्विटर को लो एंगेजमेंट है वहां पे, रिलेटिवली मींस कंपैरेटिवली, कंपेयर जब करते हैं तो वर्ड क्या हम यूज करते हैं, रिलेटिवली या इन कंपैरिजन टू। ओके, तो इस तरीके से आपने एनालिटिकल पैराग्राफ लिखना है, 100 वर्ड्स तक की आपकी वर्ड लिमिट है एंड यू विल गेट द मार्क्स।